वितरण का काम भी जारी। 17 करोड़ से ज्यादा लग चुकी है कोविड वैक्सीन की डोज। पिछले 24 घंटों में 25 लाख से ज्यादा लोगों ने ली वैक्सीन की खुराक, जिनमें 18 से 44 वर्ष के 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ा कदम। संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को किया अधिकृत। एफडीए का कहना है कि यह महामारी को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम। विश्व के कई देशों में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार। अमेरिका में पिछले सितंबर के बाद सबसे कम साप्ताहिक मामलों की रिपोर्ट। फ्रांस में भी जनवरी के बाद अब तक सबसे कम दैनिक मामले दर्ज। भारतीय क्रिकेट टीम की 5 जुलाई से श्रीलंका दौरा। दोनों देशों के बीच 3 एकदिवसीय और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना महामारी के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के व्यवहार को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। जेपी नड्डा ने पत्र में कहा कि महामारी और संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के व्यवहार से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं हूं। उन्होंने आगे लिखा कि जब भारत कोरोना महामारी के खिलाफ अत्यधिक साहस के साथ लड़ रहा है, ऐसे में हर कोई चाहेगा कि कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह करना बंद करें। जेपी नड्डा ने पत्र में कोविड को लेकर कांग्रेस पर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेता नकारात्मकता फैला रहे हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब देश के वैज्ञानिक वैक्सीन विकसित करने का प्रयास कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनका मजाक बना रहे थे। आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के लोगों में वैक्सीन के प्रति शंका का माहौल बनाया, जबकि देश में टीकों के प्रति कभी ऐसा नहीं हुआ। 100 साल में आई इस महामारी के दौरान ऐसा किया गया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जाए, जबकि यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शहरी विकास मंत्रालय को इसके लिए खुद पत्र लिखा था। यूपीए के समय ही कांग्रेस नेताओं ने संसद के नए भवन की जरूरत भी बताई थी। और भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा सोनिया गांधी को लिखे गए इस पत्र के बारे में और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये बताया जाए कि किन कारणों की वजह से जेपी नड्डा को यह खत सोनिया गांधी को लिखना पड़ा। शैलेंद्र, आपने शायद म्यूट का बटन दबा रखा है, एक बार जरा चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि ममता, आवाज आ रही है अब? जी जी, अब आवाज आ रही है। जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें सोनिया गांधी की तरफ से जो निशाना साधा गया था सरकार पर और कोविड प्रबंधन को लेकर जो सरकार की नीति है, एक तरह से उसका एक जवाब माना जा रहा है। जो पत्र आज जेपी नड्डा ने, बीजेपी अध्यक्ष ने सोनिया गांधी को लिखा है और तमाम जो कांग्रेस नेताओं ने समय समय पर जो बयान दिए, जिस तरह का बर्ताव किया, उसको लेकर विस्तार से इस पूरे पत्र में कहा है ममता की किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो नेताओं का जो व्यवहार रहा है कोविड प्रबंधन को लेकर, जो उनके बयान रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना रहे हैं और उससे बीजेपी हैरान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जैसे नेताओं ने जो जब लॉकडाउन लगाया गया था पिछली साल, उसकी एक मुखालफत की थी और अब लॉकडाउन लगाने का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसे में जो एक दोहरा रवैया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, राहुल गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं का रहा है, चाहे वो कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है उस पर बयानबाजी की बात हो, या फिर जो एक देश के लिए गौरव की बात थी कि जो कोविड को लेकर जो वैक्सीन
भारत में विकसित हुई वो पूरे भारत के लिए गौरव का विषय था, उसको लेकर भी जिस तरह का रवैया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनाया, यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह की बातें कही वो भी इस पत्र में जिक्र किया और कहा है कि जब पूरा भारत एक साहस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोविड की चुनौतियों से लड़ रहा है, तमाम जो शैलेंद्र, यहाँ पर एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि अगर सरकार के किसी काम का, किसी बात का विरोध किया जाए तो उसको लेकर सरकार इस तरह की प्रतिक्रिया देती है। लेकिन क्या जेपी नड्डा का ये खत लिखना इस बात को रेखांकित करता है कि आपदा जैसे वक्त में राजनीतिक दलों के बीच आपसी मतभेद हो सकता है, आपकी सोच केंद्र की सोच से अलग हो सकती है, लेकिन इस वक्त एकजुट होकर जनहित के लिए काम करना और उसी सोच को आगे बढ़ाना जरूरी है? ममता, देखिए, एक तो इसलिए भी ये पत्र लिखा गया है कि सभी को मिलकर दरअसल जो ये चुनौती है उससे निपटने में अपने स्तर पर सहयोग करना चाहिए। हम जानते हैं कि कुछ कांग्रेस के नेता है, उनको सराहना भी मिल रही है कि किस तरह से वो मदद कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती है, कोविड वैक्सीन को लेकर जो कुछ कहा गया उससे एक शंका का माहौल बना, इस सब का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने एक तरह से शिकायती, एक तरह से कह सकते हैं काफी शिकायत की है कांग्रेस के नेताओं की सोनिया गांधी से, और कहा है कि आप देखें कि जो बर्ताव कर रहे हैं कांग्रेस के कई नेता, क्या ये उचित है ऐसे समय में जब देश इस कोविड महामारी की चुनौती से लड़ रहा है। और दूसरी जो अहम बात है ममता, उसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि जो इक्विपमेंट, जो वेंटिलेटर्स राज्यों को पहुंचाए गए थे, वो वहां पर यूज नहीं किए गए, वहां पर उनका प्रयोग नहीं किया गया। तो कई कांग्रेस शासित ऐसे राज्य हैं जहां पर उन वेंटिलेटर्स का जो केंद्र सरकार की तरफ से, पीएम केयर्स फंड की तरफ से भेजे गए थे, तो उनका प्रयोग क्यों नहीं हुआ। तो ये सब भी देखने वाली बात है कि बजाय इसके किस तरह से इस महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है, जो केंद्र सरकार कदम उठा रही है उसमें सहयोग किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेता दोहरा रवैया अपना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और इसको लेकर बहुत लंबा चौड़ा पत्र एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है सोनिया गांधी को, खासकर उस समय जब कल ही जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें सोनिया गांधी की तरफ से हम जानते हैं कि सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाया गया था। उसके बाद ये पत्र आया है, इसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, राहुल गांधी और सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर जो दोहरा रवैया अपनाया है कोविड की वैक्सीन को लेकर हो। क्या इस खत के पीछे एक ये सोच भी है कि जो तमाम, जैसे आपने कहा कि बहुत सारा सामान इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो राज्यों को भेजा जा रहा है, क्या ये इस बात का भी संकेत देता है कि कोविड प्रबंधन को लेकर तमाम राज्यों को जब केंद्र की ओर से दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं, केंद्र की ओर से टीम्स भेजी जा रही हैं, राहत सामग्री भेजी जा रही है, एक्सपर्ट्स भेजे जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस शासित प्रदेशों की ओर से इस कुप्रबंधन को लेकर आ रही खबरों के बीच इस बात को रेखांकित करना जरूरी हो गया कि राज्य या कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और खुद कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे बढ़कर सही ढंग से प्रबंधन की ओर भी ध्यान दे। निश्चित तौर पर, चूंकि एक बहुत बड़ी महामारी है और जब ऐसे महामारी में सभी के सहयोग की जरूरत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजनीतिक दल अपने स्तर पर, और सभी लोगों की एक जिम्मेदारी है कि सभी मिलकर इस चुनौती से निपटे। और ऐसे समय में जब बयानबाजी होती है, शंका का माहौल बनाया जाता है, लोगों में एक शंका पैदा करने की बात आती है, अगर कोई इस तरह का बयान दिया जाता है जिसके पीछे कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है या फिर जिसकी जानकारी गलत है, तो ऐसे में सवाल उठता है। और यही जेपी नड्डा ने अपने पत्र में कहा है कि एक तरफ आप बयानबाजी आपके पार्टी के नेता कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर जो एक शंका का माहौल बना उसमें कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से बर्ताव किया उस समय, बजाय उसके कई ऐसे राज्य जहां पर जो इक्विपमेंट भेजे गए उनका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सका, तो वो कांग्रेस शासित राज्य भी उसमें है, वो देखना होगा। तो निश्चित तौर पर एक इशारा भी किया है कि कांग्रेस बजाय राजनीति करने के अपने राज्यों में कोविड प्रबंधन को बेहतर करे, और जो बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई है पिछले 1 सालों में, उसका भी हवाला दिया है जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को, और कहा है कि उन्हें विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, जो बर्ताव कर रहे हैं, क्या वो उचित है इस महामारी के दौरान। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे में जबकि राज्यों के साथ, सभी राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इस महामारी से पार पाने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त में नेता राजनीति के लिए मात्र विरोध ना करें, बल्कि ठोस बात को सामने रखते हुए इस वक्त
एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए। आइए अब रुक कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरों का। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 3,29,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,56,082 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,15,221 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,846 लोगों की मौत हुई। मृतकों का कुल आंकड़ा 2,49,992 हो गया है। और इस बीच देश में कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज रफ्तार से जारी है। देश भर में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीकों की डोज दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 25,03,756 टीके की खुराक लोगों को दी गई है। और राज्यों की बात करें तो देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कई राज्यों में कोरोना की स्थिति में थोड़ी राहत मिली है। देश के सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में 40 दिन बाद 40,000 से कम मामले दर्ज हुए। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 37,236 नए मामले सामने आए। इससे पहले 31 मार्च को 39,544 मामले आए थे। वहीं दिल्ली में भी संक्रमण की रफ्तार कम होती दिख रही है। दिल्ली में सोमवार को संक्रमण दर 20% से नीचे रही। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के 12,651 नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना के 24 घंटों में यहां 27,487 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी तेजी से कमी आई है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के 39,305 नए मामले सामने आए। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,715 नए मामले सामने आए हैं, जो कोरोना से संक्रमित मामलों में बड़ी गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के मुताबिक देश भर में कल 18,50,110 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश भर में अब तक 30 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। तो कोविड का जो परिदृश्य बदल रहा है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, लगातार कई दिनों से जब आंकड़े बढ़ते रहने की खबरें आई हैं, उनके बीच में आज ये खबर कि आंकड़ों में के बढ़ने की रफ्तार में कुछ कमी आई है, एक अच्छी खबर की तरह लगता है। लेकिन जमीनी तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये गिरते आंकड़े या कम होते आंकड़े क्या बयां करते हैं? देखिए, दो आंकड़े मैं पेश करूंगा। एक तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है कि पिछले 60 दिन में 30,000, आज का जो दिन है, और 30 मतलब बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 30,000 कम केस दर्ज किए गए हैं। और ये बीते 2 महीने की जो आंकड़ा है सब मिलाकर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। तो एक स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि लगता है कि अब धीरे धीरे कम होगा मामला, क्योंकि हम महाराष्ट्र में भी देखें वहां भी कम हो रहा है, मुंबई में भी कम हो रहा है, दिल्ली में भी पॉजिटिविटी रेट करीब करीब 10-12% कम हुआ है, अभी भी हालांकि 20% के ऊपर है। कई और भी ऐसे शहर हैं जहां पर मामले कम हुए हैं, लेकिन जो बाकी दूसरी जगह नए डिस्ट्रिक्ट में और टायर 2 टायर 3 सिटी में भी मामले बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो जहां कुछ मामले घट रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे जगहों पे मामले बढ़ भी रहे हैं। और 3.5 लाख के आसपास 3.5 लाख के आसपास हर दिन अगर हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा हमें खुशी की करने वाली ये बात है। लेकिन जो विभिन्न राज्य सरकारों ने अलग अलग अपने स्तर पे लॉकडाउन लगाया है, उसका भी असर दिख रहा है कि पॉजिटिविटी रेट में और नए संक्रमण में कमी आई है। लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर हमने देखा है कि अभी भी 20%, 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जो अच्छा नहीं है। WHO का मानक है कि अगर 5% के नीचे पॉजिटिविटी रेट होता है तभी आप क्लिनिकल मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे अपने मरीजों को, चाहे उनको अस्पताल में दाखिला मिल सकता है या फिर आईसीयू बेड उनको मिल सकता है। तो ऐसे में अभी बहुत दूर की बात है कि
हमें ये बहुत जो मामले कम हो रहे हैं, तो इसलिए अभी भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना है, दूरी का पालन करना है, बेवजह घर से नहीं निकलना है, ये बिल्कुल। एकदम करते रहना होगा। साथ ही साथ जो टीकाकरण है जी। उसको जो भी एलिजिबल लोग हैं वो टीकाकरण जरूर लेकिन लें, ऐसे में क्योंकि देखा गया नितेंद्र, कि क्योंकि टीकाकरण जैसे से आंकड़े अगर बहुत फर्क कुछ पड़ रहा थोड़े है। बहुत भी कम होने लगे हैं, तो जैसे एक तरफ कहा गया था कि शायद मिड मार्च तक, मार्च के मई के मध्य तक आते आते प्लेटो हो जाएगा, शायद ये उसका संकेत। लेकिन आने वाले दिनों पर इस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, आपने वैक्सीनेशन की बात की। वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम खबरें आ रही हैं वो ये कहती हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं, बहुत से लोग वापस आ रहे हैं, बहुत से लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। राज्य सरकारें अपनी बात अलग तरीके से रख रही हैं। दूसरी तरफ एक तथ्य ये है कि अभी भी 90 लाख डोज राज्यों के पास केंद्र की ओर से दी हुई मौजूद है। तो ऐसे में वैक्सीन को जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको किस तरीके से रफ्तार मिलेगी आने वाले दिनों में, कहां तक वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, वैक्सीनेशन एवरेज हम देखें कि 25 लाख के आसपास हर दिन हो रहा है, और 18 से 44 साल की अगर बात करें तो अब तक 25 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। तो वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। राज्यों के पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक वैक्सीन का है, लेकिन चूंकि 50% अब केंद्र खरीदती है वैक्सीन को, और 50% में आपको निजी अस्पताल और राज्य सरकारों को खरीदना है, जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है उनसे। तो सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर ऑर्डर दिया है और उनको धीरे धीरे मिल भी रहा है। तो निश्चित तौर पे अभी रफ्तार थोड़ी धीमे होगी। राज्यों को चूंकि ऑर्डर किया उन्होंने और उसके बाद उनको डिलीवरी होगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसको स्मूथ होने में हम उम्मीद करते हैं कि हफ्ता 10 दिन में ये सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और जहां तक बात है कि लोग वापस आ रहे हैं, हो क्या रहा है कि जो कोविन IT प्लेटफॉर्म है उस पर सबसे ज्यादा लोग हिट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, स्लॉट बुक हो जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बुकिंग करा रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन उनको मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़े हैं तो लोगों में डर एक बना हुआ है। लेकिन हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इत्मीनान से इंतजार करते हुए, जिनको अगर स्लॉट मिल गया है वो वैक्सीन लें, जिनको नहीं मिला आगे आने वाले दिनों में वैक्सीन मिल जाएगा। जैसे जैसे उपलब्ध होगी, तो घबराने की बात नहीं है। जब आपकी लेकिन बारी नितेंद्र, आएगी तो क्या अपनी हम लीजिएगा, जैसे इतनी कोविड पैनिक होने की कोई प्रबंधन जरूरत की नहीं है, बात ज्यादा करते हैं साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। जी, जैसी स्लॉट अगर आपकी बुक है और वहां पर वैक्सीन अवेलेबल हो तो आपको वैक्सीन लग जाएगा। लेकिन अभी भी एहतियात बरतना जरूरी है कि आप घरों में ही रहें, मास्क लगा के रहें। ये बिल्कुल। ज्यादा नितेंद्र, आपको यहाँ पे फायदा आपसे एक और करेगा। सवाल जब जानना आपको चाहूंगी। वैक्सीन का टाइम आएगा, आप वैक्सीन ले लीजिएगा, तो वैक्सीन जैसे हम आपको कोविड अच्छे से प्रबंधन की बात प्रोटेक्ट करते हैं, करेगी। क्या उसी तरह हमें वैक्सीन प्रबंधन की ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है? क्योंकि जहां एक और केरल जैसे राज्य से खबर आती है कि वहां नर्सेज इतनी एफिशिएंटली वैक्सीन का प्रयोग कर रही हैं कि एक ही वायल से 10 नहीं बल्कि 12 लोगों को भी वो वैक्सीन लगा पा रही है, वैक्सीन वेस्ट नहीं हो रही। वहीं दूसरी ओर मुंबई जैसे शहर से भी खबर आ रही है जहां पर वैक्सीन स्कैम की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं राज्यों की जिम्मेदारी वैक्सीन को लेकर भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, राज्यों की बढ़ जाती है, जिला प्रशासन की बढ़ जाती है कि कैसे वैक्सीन को सही तरीके से इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ हो। तो ये रणनीति उनको बनाने की जरूरत है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं हुआ कि केंद्र ने वैक्सीन नहीं दिया तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये राज्य, ज्यादातर राज्य यही कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जो भी आपके पास वैक्सीन अवेलेबल हो उसको किस तरीके से यूज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो और वैक्सीन की बर्बादी ना हो, ये देखना भी बहुत जरूरी है। और ये जिला प्रशासन, अस्पतालों को सेंसिटिव करने की जरूरत है, उन तक बात पहुंचाने की जरूरत है। और ये कई राज्य अच्छा कर रहे हैं, कई राज्य इसमें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको देखने की जरूरत है कि उनके नागरिकों को सही तरीके से और वैक्सीन मिले, क्योंकि वैक्सीन बहुत कीमती है और बहुत ही एक तरह से इसका इसका अनमोल कीमत है, ये मैं कहूंगा। इसलिए उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिम्मेदारी हर किसी की बढ़ जाती है और ये जिम्मेदारी पूरी करते हुए ही हम सब लोगों तक वैक्सीन पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने तरह की एक अनोखी पहल के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित माउंट कार्मल स्कूल में 100 बिस्तरों वाला एक कोविड उपचार केंद्र खोला गया है। इस केंद्र में कोविड मरीजों के इलाज के लिए नर्सेस और चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सकों समेत 75 स्वयंसेवियों की टीम भी तैनात है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में बेड्स की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कई निजी संस्थाएं आगे आ रही हैं और अपने स्तर पे मरीजों के लिए बेड्स और ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल ने अपने ऑडिटोरियम को कोरोना केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है।
द्वारका स्थित माउंट कार्मेल स्कूल दिल्ली का पहला प्राइवेट स्कूल है जिसने अपने ऑडिटोरियम में 40 बेड्स का कोरोना केयर सेंटर तैयार किया है और बहुत जल्दी इसकी क्षमता 100 बेड्स की होगी। खास बात यह है कि स्कूल के ऑडिटोरियम में बने इस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एयर प्यूरीफायर और सभी जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ऑडिटोरियम में स्थित स्क्रीन पर संगीत और फिल्म की भी व्यवस्था की गई है ताकि तनाव भरे इस माहौल में मरीजों का मनोरंजन भी हो सके, जिससे वे जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। एक तरफ दवाई ऑक्सीजन वगैरह देना है, दूसरी तरफ हम लोग उसका मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट भी देखना बहुत ज़रूरी है। वी विल हैव सम जेंटल म्यूजिक प्लेइंग सो दैट देयर माइंड्स आर एट रेस्ट। और हम लोग ने अपने स्टाफ को बताया कि जब आप उनसे बात करेंगे तो प्रेम से बात करना और जितना मतलब ह्यूमन टच के साथ उनका इलाज करें, तो एक प्रकार की आशा उत्पन्न करना उनके मन में। कोविड मरीजों का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों की पूरी टीम तैयार की गई है जो बड़ी शालीनता से मरीजों के इलाज में जुटे हैं। इस तरह की पहल का मकसद साफ है कि एकजुट होकर इस महामारी का सामना करना है और जल्द से जल्द इसे मात देकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। जिस तरह से हॉस्पिटल्स में अभी बेड्स की दिक्कत है, तो यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, एयर प्यूरीफायर है और वो तमाम सुविधाएं जो कोविड पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ पर इन्होंने व्यवस्थित की हैं और एक अच्छा ये इनिशिएटिव है। इस तरह से और भी संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं। अगर इसी कड़ी में ये प्रयास लगातार तेज़ी से चलते रहे तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द हम इस कोविड के सेकेंड वेव से उबर करके वापस लौट आएंगे और आम जनता और आम जनजीवन दोबारा से पटरी पर लौट आएगा। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए रेलवे ऑक्सीजन देवदूत का काम कर रहा है। देश के कई हिस्सों में रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ कर्नाटक के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज बेंगलुरु पहुंच गई। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुताबिक 6 क्रायोजेनिक कंटेनर्स में 120 टन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस सोमवार को झारखंड से रवाना हुई थी, जो आज बेंगलुरु पहुंच गई। वहीं कोरोना के संकट काल में अपने सकारात्मक प्रयासों से रोगियों की सेवा कर रही भारतीय रेल की एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस टाटा नगर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड लेकर लखनऊ पहुंच गई है। कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बनाए रखने को तत्पर भारतीय रेल द्वारा दुर्गापुर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर भी पहुंच चुकी है। और इसी के साथ कोविड-19 की स्थिति के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए राउरकेला से ऑक्सीजन एक्सप्रेस फरीदाबाद पहुंच गई है। और वहीं भारतीय रेल की एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से मध्य प्रदेश के सागर पहुंच गई है। तो देश के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में लगी हुई है भारतीय रेल, जिसमें बड़ी तादाद में इस ऑक्सीजन को विभिन्न राज्यों तक, विभिन्न शहरों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि कोविड से बेहाल मरीजों को राहत मिल सके। कोविड के खिलाफ जंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लगातार मिलना जारी है और इसी कड़ी में कल 10 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स और 141 वेंटिलेटर्स स्पेन से भारत पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मदद के लिए स्पेन का आभार जताया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए लगातार मदद मिल रही है। आईएनएस कोलकाता कल कुवैत और कतर से मदद का सामान लेकर मैंगलोर पोर्ट पहुंचा, जिसमें कुल 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 47 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स शामिल हैं। 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कुवैत की तरफ से दी गई है, जबकि कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की तरफ से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 4 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स भी दिए गए हैं। वहीं कतर में रह रहे भारतीय समुदाय ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 43 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स भेंट किए हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत आपूर्ति लगातार जारी है। आईएनएस त्रिकंद के बाद आईएनएस एरावत सिंगापुर से मेडिकल आपूर्ति का सामान लेकर विशाखापट्टनम पोर्ट पहुंचा। सिंगापुर की तरफ से 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3500 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अन्य मेडिकल सामान की मदद दी गई है।
वहीं मिस्र के भी 3 विमान चिकित्सा उपकरणों के साथ भारत पहुंचे। इन विमानों में 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 20 वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर के 8000 इंजेक्शंस और अन्य चिकित्सा उपकरण लदे हुए थे। और इस अंतर्राष्ट्रीय मदद के बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा से। अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो मदद आ रही है ये लगातार भारत को अलग अलग जगहों से मिलती रही है, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये कि ऐसे क्या इंतजाम किए गए हैं सरकार की ओर से कि जो भी ये मदद आ रही है वो त्वरित तौर पर जल्दी क्लियर भी हो जाए और त्वरित तौर पर उन राज्यों तक भी पहुंच सके जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए ममता, विशेष रूप से जो भी मदद आती है बाहर के देशों से, उसका एक जो पहलू है वो है कस्टम क्लियरेंस, यानी जो भी चीजें आ रही हैं वो वेयर हाउसेज में चाहे स्टोरेज में काफी दिनों तक ना पड़े रहें और जल्दी से जो टैक्सेशन और जो प्रोटोकॉल है किसी भी सामान का आने का, फाइनेंस मिनिस्टर के समन्वय ग्रुप है जो ये बात की सुनिश्चित करता है कि क्या सामान विदेश से आने वाला है, उसे किस तरीके से किस एयरपोर्ट पर वो उतरेगा और वहां से कैसे उसको जल्दी से जल्दी कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया मिल सके, ताकि जो डिप्लॉयमेंट है उसका अलग अलग हॉस्पिटल्स में और देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा सके। तो एक तरीके से जो भी सामान आ रहा है उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर किस तरीके से बनाए, आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आबाद तरीके से वो जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। और उसके अलावा जो दुनिया के तमाम देशों से जो हमें अभी तत्काल सबसे ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन से जुड़े इक्विपमेंट और ऑक्सीजन के जो कंटेनर्स हैं उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और भारत लाया जा रहा है, ताकि जो तमाम जो ऑक्सीजन की जरूरत हमें तुरंत पेश आई है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने देखा है कि मोस्टली जो हमारे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो ईस्टर्न इंडिया में है और जो जहां पर सबसे ज्यादा भी रिक्वायरमेंट हुई है या कोविड की हालत बहुत ज्यादा खराब है वो अब तक नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया के हिस्से रहे, तो काफी ज्यादा ट्रैवल टाइम होता है। उसको कम करने के लिए जरूरत है कि नंबर ऑफ जो टैंकर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि कुछ एक टैंकर हमेशा रास्ते में भी रहें तो भी सप्लाई आपकी लगातार बनी रहे। जी अभिषेक, एक और बात जानना चाहते हैं आपसे कि सिंगापुर से, थाईलैंड से और अलग अलग देशों से एयरलिफ्ट किए गए हैं और उन्हें खाली सिलेंडरों को तो एयरफोर्स भी अपने हिसाब से एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन प्लांट तक लाती है और वहां से फिर जो रेलवे है, क्योंकि भरे हुए सिलेंडर जो ऑक्सीजन कहते हैं होते हैं वो ज्वलनशील हैं, तो लेकिन रेलवे और जो तमाम हमारे लॉजिस्टिकल जी, लेकिन मतलब जो भी मदद बाहर से आ रही है वो जाहिर है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि विदेशों से जो भी सामान आ रहा है बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से उसे कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी और जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी वहां तक उसे पहुंचाया जा सके। अभिषेक, हमने देखा कि हाल फिलहाल सरकार ने नीतिगत निर्णय भी महत्वपूर्ण लिए, आईजीएसटी जैसे टैक्स में छूट दी गई है, ऐसे जो पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं उनका भी कितना असर मिल पा रहा है इस बाहर से आने वाली मदद में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय समुदाय भी बड़ी तादाद में सहायता देने के लिए आगे आ रहा है। देखिए बहुत ज्यादा लोग तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, एनजीओ हैं जो भी विदेशों में बसे हैं या भारतीयों से संचालित जो भी समूह है फिलैंथ्रोपी का, वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा आ गया है और छोटे स्तर पर आप कह सकते हैं कि 10, 15, 20, 50 इस तरीके से भी संख्यात्मक मान में वो इक्विपमेंट भेज रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हो सकता है वो फ्लाइट से भेज रहे हैं, वो दूसरे तरीकों से भी भेज रहे हो, लेकिन जब वो देश में पहुंच रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस करना बहुत जरूरी है। और अगेन ये अभी कोई प्रॉफिटियरिंग का टाइम नहीं है कि अगर किसी एनजीओ ने भेजा हो तो वो किसी प्रॉफिट बनाने के लिए देश में भेज रहा है या कोई उसे खरीद रहा है तो प्रॉफिट करने के लिए भेज रहा है। तो सरकार ने जो टैक्सेस इसलिए कम किए ताकि वो कॉम्पिटिटिव तरीके से रह पाए। और अभी जो हम एक लार्जर ह्यूमन गुड पे बात करते हैं, इस सरकार को जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विदेश से आ रहा है उसमें प्रॉफिट लेने में भी उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। जो विदेशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ रहा है वो ज्यादा तादाद में है और जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच जाए, ये सरकार का भी ज्यादा बड़ा ध्येय है। और प्रॉफिटियरिंग या उस पर टैक्सेशन लाना या वो भी बहुत ही कहें तो सेकेंडरी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। तो इसलिए टैक्सेशन एक तरीके से कहें तो हेल्प भी कर रहा है, फैसिलिटेट भी कर रहा है टैक्सेशन में जो छूट दी गई है, और एक इंकरेजमेंट भी है जो विदेशों से जो भी कॉन्सेंट्रेटर मंगवाना चाहते हैं या जो भी छोटे छोटे समूह में कॉन्सेंट्रेटर को भारत भेजना चाहते हैं या और भी इक्विपमेंट्स को भारत भेजना चाहते हैं या दवाइयों को भारत भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए एक निश्चित रूप से एक तरीके से इंसेंटिवाइजेशन है कि आप भेज सकते हैं और सरकार इस पे टैक्सेशन में रियायत देगी। चलिए, हर मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रही मदद महत्वपूर्ण है और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जो ये मदद आ रही है और जो देश में भी
कोशिशें तेज रफ्तार से जारी हैं, उनसे आने वाले वक्त में बेहतर हालात बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें मिड डे प्राइम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोताय शेरिंग से टेलीफोन पर कोविड की स्थिति पर चर्चा की। भूटान के प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों को लेकर सरकार और भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए भूटान की जनता और सरकार को धन्यवाद दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा की कोविड के खिलाफ लड़ाई के प्रबंधन में नेतृत्व की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान संकट की स्थिति में भारत और भूटान के बीच मित्रता को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की जनता का और उनकी सरकार का धन्यवाद किया है। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा से। अरुण, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, खासकर पड़ोसी देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। भूटान के नरेश के साथ बातचीत हुई है, क्या मायने होते हैं इस बातचीत के जब आपदा का वक्त है और सभी देश एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपनी दोस्ती और बेहतर रिश्ते जताना चाहते हैं? देखिए ममता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद हो, जब कोविड क्राइसिस शुरू हुआ था पिछले साल, तो उस समय पर उन्होंने सार्क मीटिंग कॉल की थी और जो जितने सार्क के मेंबर्स थे उनको इनवाइट भी किया था कि कैसे इस कोविड के खिलाफ जंग में हम एक साथ आ सके। और ये यही वजह है कि आप देखिए टॉप लीडरशिप है जो तमाम देशों की, वो इस समय पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में है। एक तरफ तो वो तमाम सॉलिडारिटी है वो व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो तमाम सपोर्ट होती है वो भी भारत को मुहैया कराई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से, या फिर भारत ने प्राइमरीली दूसरे देशों की भी मदद की थी, उसी को ध्यान में रख करके आप देखिए कि तमाम जो देश है पर वो भी आगे आए हैं भारत की सहायता करने के लिए, जब सेकेंड वेव यहाँ पर चरम पर एक तरह से आ गई थी। अब भूटान की जब टॉप लीडरशिप के साथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग से जब कॉन्वर्सेशन हुई, तो दो एक प्राइमरी मुद्दे निकलते दिखाई दिए। एक कि कैसे प्रधानमंत्री ने बताया, एक तरह से तारीफ भी की भूटान की, कि कैसे भूटान ने एक बहुत ही बेटर मैनेजमेंट किया है कोविड क्राइसिस को लेकर के भूटान के अंदर। वही दूसरी तरफ भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से एश्योरेंस भी दिया है। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भूटान ने ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑक्सीजन प्लांट जो क्रायोजेनिक प्लांट है वो देने की भी बात कही थी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे हैं वहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा इस तरह के जो ऑक्सीजन प्लांट का आना और लगना। तो इस तरह से प्राइमरीली ये जो एक वार्तालाप हुई है ये काफी एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग कही जा सकती है, क्योंकि ना ही कोविड क्राइसिस के दौरान पोस्ट कोविड मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, पोस्ट कोविड में कैसे पार्टनरशिप्स बिल्ड की जा सके, पोस्ट कोविड टाइम के अंदर यानी कि जब सेकेंड वेव खत्म होती है उस समय पर ये कैसे इंश्योर किया जा सके कि उसके जो आगे पोस्ट कोविड के जो चैलेंजेस होते हैं उनसे कैसे निपटा जा सके। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर लोटे शेरिंग की बात होती हुई दिखाई दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और रुख कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर देशवासियों, खासकर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। पीएम ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर हम अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी के प्रति समर्पित लोगों की मेहनत और लगन को सलाम करते हैं।
हम गर्व के साथ 1998 के पोखरण परीक्षण को याद करते हैं, जिसमें भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया गया था। किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमारे वैज्ञानिकों और अन्वेषकों ने इस अवसर तक पहुंचकर चुनौती को कम करने के लिए काम किया। पिछले वर्ष के दौरान उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उनके साहस और असाधारण जोश की सराहना करता हूं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी टेक्नोक्रेट्स और वैज्ञानिकों को बधाई। ये दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसने भारत को दुनिया भर में एक नई ताकत और पहचान दी। राष्ट्र गर्व से हमारे प्रगतिशील मस्तिष्कों की असाधारण उपलब्धियों को याद करता है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी को कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों के बाद चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। टीम उनके ऑक्सीजन लेवल पर नजर बनाए हुए है। एन रंगासामी ने शुक्रवार को ही राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के प्रवासी संगठनों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, जरूरी दवाइयां और अन्य मेडिकल उपकरण दिए हैं। कोरोना से जंग जीतेंगे हम इस स्लोगन को लेकर जन सेवा कर रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। कोरोना से जीतेंगे जंग, जी हाँ, ये स्लोगन केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने दिया है और इसी क्रम में इन्होंने राजधानी दिल्ली में हिमाचल वासी जो संगठन है उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए हैं। आइए जानते हैं इनकी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति जो समर्पण है उससे भविष्य में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में कितनी मदद मिलेगी। राजधानी दिल्ली में जो हिमाचली संस्थाएं हैं उनको आपने कंसंट्रेटर वितरित किए गए हैं, कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में इस तरह की पहल करना? देखिए, कोरोना से जंग जीतेंगे हम, ये हर भारतीय और हर दुनिया के हर व्यक्ति का यही संदेश है, क्योंकि इस लड़ाई से जीतना जरूरी है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़े, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी आई, बेड्स की कमी भी देखने को मिली, तो यहाँ पर भी एक प्रयास है कि समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो हिमाचल की यहाँ पर संस्थाएं अच्छा काम करती हैं, हमने उनको कहा कि आप भी आगे आइए। उनकी ज़रूरत थी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की, और हमने उन सब संस्थाओं को बोला कि चाहे वो हिमाचल का हो या गैर हिमाचली हो, इन संस्थाओं के माध्यम से उनको लाभ मिल सके, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पर मिल सके, ताकि वो अपने घर में रहकर भी अपना इलाज कर सके। जागरूकता की भी एक ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। किस तरह प्रिकॉशंस लेके घर में रहें और बाहर निकले तो क्या सावधानी रखें? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल बहुत स्पष्ट है कि 2 गज की दूरी, हाथ साफ करना जरूरी, मास्क पहनना जरूरी। अगर हम ये भी करेंगे तो बहुत जागरूकता होगी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहेंगे, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएंगे तो उससे भी कोरोना को हरा सकते हैं। आपने सर हिमाचल में भी इस तरह के काम किए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट्स, पीपी किट, बहुत सारी चीज़ें अपने स्तर पे की हैं। कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको हम देश को दिखा सकते हैं? देखिए, हमने पहले तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट्स 3 लगवाने जा रहे हैं। इसके अलावा गैसों के सिलेंडर दिए हैं वहाँ, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिए हैं वहाँ पर। और अब अगले 4 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश के हर ज़िले में मेडिकल इक्विपमेंट्स और जो बाकी सुविधाएं हैं उनको देने की भी एक नई शुरुआत की जा रही है। हिमाचल के हर ज़िले तक वो सामान पहुँचाया जाएगा, ताकि वहाँ पर कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स और मरीजों को उसका लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर इनकी इस पहल से कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे मरीजों को न केवल बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज और राष्ट्र के अन्य लोगों को भी इस तरह के अनुकरणीय कार्य करने में प्रेरणा मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जहां संकट का माहौल है, तो वहीं संकट के इस समय में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। अपने फायदे के लिए और लोगों में गलत जानकारी फैलाने की कड़ी में हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट किए गए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का कारण 5G मोबाइल टावर्स की टेस्टिंग है।
अब संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग ने इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि ऐसे संदेश गलत हैं। इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार और 5G टेक्नोलॉजी के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही विभाग ने आग्रह किया कि इस बारे में फैलाई जा रही गलत जानकारियों और अफवाहों पर ध्यान न दें। विभाग ने कहा कि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि 5G टेक्नोलॉजी का कोरोना महामारी से कोई संबंध है। ऊपर से अभी भारत में 5G टेस्टिंग शुरू भी नहीं हुई है। ऐसे में ये बातें तथ्यहीन हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण 5G ट्रायल की वजह से फैल रहा है। मंत्रालय का कहना है कि मोबाइल टावरों से नॉन आयोनाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है। ये बहुत कमजोर होती हैं और मनुष्यों समेत किसी भी जीवित कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर 7 मई को एक्स डिफेंस ओपीडी की सफल शुरुआत को मजबूती मिली है। राजस्थान में सेवानिवृत्त आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टरों ने आगे आकर जरूरतमंद रोगियों को अपना सहयोग प्रदान किया है। 21 डॉक्टरों के द्वारा उन लोगों को मुफ्त परामर्श प्रदान किया जा रहा है जिनके आसपास चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये सुविधा शीघ्र ही अन्य राज्यों में भी प्रदान की जाएगी। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की चिकित्सा शाखा ने CDAC मोहाली के साथ समन्वय कर ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर ICU विकसित किया है। इस पोर्टल की शुरुआत कल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता ने की। ये पोर्टल चिकित्सा अधिकारियों को अपने रोगियों का प्रबंधन करने में, चिकित्सा विशेषज्ञों से सही समय पर परामर्श प्राप्त करने में मददगार होगा। ये डिजिटल इंडिया मिशन के हिस्से के रूप में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के साथ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करेगा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। ये प्राथमिकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पिछले दिनों दर्ज FIR के आधार पर ही दर्ज की गई है, जिसमें CBI को प्राथमिक जांच के क्रम में देशमुख और उनके परिवार की कुछ संदिग्ध कंपनियों से जुड़े सुराग हाथ लगे थे। प्राथमिकी दर्ज होते ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह सहित कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने मुंबई उच्च न्यायालय से अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद न्यायालय ने CBI को 15 दिनों में देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी जांच करके FIR पर फैसला लेने को कहा था, जिसके बाद CBI ने अपनी जांच के आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। CBI देशमुख से पूछताछ कर चुकी है और फिलहाल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है। फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का, आप देखते रहे मिड डे प्राइम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। केरल की पहली राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 साल की उम्र में तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में निधन हो गया। गौरी अम्मा को कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, जहां उनकी मौत हो गई। KR गौरी अम्मा EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली पहली कम्युनिस्ट सरकार में राजस्व मंत्री थीं और राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक थीं।
उन्होंने गरीबों को भूमि सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार विधेयक की शुरुआत की थी। उन्होंने विभिन्न सरकारों में मंत्री के रूप में काम किया। सन 1994 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया और उन्होंने जनाधिपति समृद्धि समिति का गठन किया। इसके बाद गौरी अम्मा यूडीएफ में शामिल हो गईं और यूडीएफ सरकार में मंत्री बन गई। उन्होंने आखिरी बार 2011 में चुनाव लड़ा था। अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें व्यापार प्राइम में। वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट है। सेंसेक्स करीब 400 से ज्यादा अंकों और निफ्टी करीब 118 अंकों की गिरावट के साथ इस वक्त काम कर रहा है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें खेल प्राइम में। भारतीय क्रिकेट टीम 3 एकदिवसीय और 3 T20 मैचों के लिए जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। श्रीलंका क्रिकेट ने इस बारे में कार्यक्रम की सूची प्रस्तावित की थी, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। 3 एकदिवसीय मैच 13, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे। इसके बाद 22 जुलाई से 27 जुलाई तक T20 मैचों की श्रृंखला होगी। भारतीय टीम 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और 28 जुलाई को स्वदेश लौटेगी। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय जगत से कोविड के मोर्चे पर एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। एफडीए के कार्यकारी आयुक्त डॉक्टर जेनेट वुडकॉक ने कहा कि ये विस्तार हमें सामान्य स्थिति में लौटने के करीब लाता है। उन्होंने कहा कि माता-पिता और अभिभावक इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि एजेंसी ने सभी उपलब्ध डेटा की कठोर और गहन समीक्षा की है, जो कि हमारे सभी कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरणों के पास है। कंपनी का टीका 16 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए पहले ही मंजूर किया जा चुका है। हालांकि कंपनी ने पाया कि उसका टीका छोटे बच्चों पर भी कारगर है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की बात करें तो ये मामले 15 करोड़ 95 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 13 करोड़ 72 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख के पार जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 5,96,000 के करीब है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा हो गए हैं। और ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगले हफ्ते से लॉकडाउन के कुछ नियमों में ढील मिलेगी, जिसमें इंडोर एंटरटेनमेंट जैसे थिएटर, सिनेमा, म्यूजियम और बच्चों के प्ले एरिया खुल सकेंगे। कॉन्फ्रेंस भी की जा सकेगी और परफॉर्मेंसेस भी दी जा सकेंगी। खेल की गतिविधियां भी आयोजित की जा सकेंगी, लेकिन दफ्तरों, होटल और दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। हफ्ते में 2 बार कोविड टेस्टिंग का नियम लागू रहेगा। शादियों और अन्य समारोहों में 30 लोग शामिल हो सकेंगे। एक अमेरिकी तटरक्षक जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी के 13 जहाजों के समीप आने पर गोलीबारी की। अमेरिकी तटरक्षकों के द्वारा चेतावनी के तौर पर करीब 30 बार फायर किया गया। पिछले 1 महीने में अमेरिकी सेना को दूसरी बार चेतावनी के तौर पर गोलियां चलानी पड़ी हैं। अमेरिकी सेना का आरोप है कि क्षेत्र में ईरानी जहाज का व्यवहार असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। ये घटना ऐसे समय में हो रही है जब विश्व शक्तियां 2015 के परमाणु समझौते के पालन के लिए वॉशिंगटन और तेहरान को साथ लाने के प्रयासों को गति प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झड़प बढ़ती जा रही है। हमास ने इजराइल की ओर से गजा से सोमवार को कई रॉकेट दागे। हमास का कहना है कि कई फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों संगठन के इस्लामवादियों की ओर से यह हमला किया गया। सेना ने बताया है कि रात में भी रॉकेट हमले किए गए। गजा पट्टी में इजराइल के साथ संघर्ष में 9 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को पूर्वी यरूशलेम में बढ़ती हिंसा पर आपातकालीन बैठक की। बैठक में एक प्रस्तावित बयान पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें इजराइल से आह्वान किया गया कि वो मामले को लेकर संयम बरतें और इस पवित्र स्थल पर ऐतिहासिक यथास्थिति का सम्मान करें। संयुक्त राष्ट्र में आयरलैंड के राजदूत गेराल्डिन बार्नेसन ने कहा है कि सुरक्षा परिषद को तत्काल बात करनी चाहिए और हम आशा करते हैं कि वो ऐसा करने में सक्षम होंगे। परिषद के राजनयिकों ने कहा है कि सभी 15 सदस्यों ने झड़प और बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की, लेकिन इजराइल के निकटतम सहयोगी अमेरिका ने कहा कि इस समय ये बयान उपयोगी नहीं हो सकता। बहरहाल अमेरिका ने परिषद के विशेषज्ञों द्वारा इस बयान पर चर्चा किए जाने पर सहमति जताई। नासा का एक अंतरिक्ष यान धरती के नजदीक के एक क्षुद्र ग्रह की सतह का परीक्षण करने के बाद पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुका है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान पृथ्वी के नजदीक बेनू नामक एक क्षुद्र ग्रह की सतह का परीक्षण और इससे संबंधित जानकारियां इकट्ठा कर पृथ्वी के लिए अपनी 2 वर्ष की यात्रा शुरू कर चुका है। यह अंतरिक्ष यान 2018 में बेनू क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा था। इसे वापस पृथ्वी तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे। पृथ्वी के नजदीक आकर यह अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह से इकट्ठा किए गए नमूनों का एक कैप्सूल छोड़ेगा, जिसे ऊटाह के सुदूर इलाके में गिरने की संभावना है। नासा ने कहा है कि प्राप्त सैंपल को दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में शोध के लिए भेजा जाएगा। इन नमूनों का 75% हिस्सा अनिर्मित तकनीकों के अध्ययन के लिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन आप सब अपना ख्याल रखें, घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित दूरी भी बनाए रखें। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए हमें आपको सबको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां तक संभव हो सके लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में ही रहें, अन्य लोगों से कम संपर्क रखें ताकि हम कोविड की इस श्रृंखला को तोड़ सकें। देते हैं इजाजत, नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर।